चल भी स्टार्ट। ठीक है जी, चलो एक नया टॉपिक करते हैं, आई फ्रेम वाला टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक को आप इम्प्लीमेंट जरूर कर लेना अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, बड़ा अच्छा दिखेगा। आई फ्रेम बेसिकली यूज किसके लिए होता है? एक ना एक्चुअली HTML4 के अंदर फ्रेम सेट था, बट जब हम HTML5 के अंदर फ्रेम सेट को अप्लाई करते हैं वो यूज नहीं होता। उसका मेन रीजन ये था कि वो ना तो हेड के अंदर यूज करा जाता है ना बॉडी के अंदर, दोनों के बीच में यूज करना पड़ता है। फ्रेम सेट यूज होते हैं विंडो के सेक्शंस बनाने के लिए। गेट माय पॉइंट? क्योंकि कल को जाके आप जावास्क्रिप्ट जब लगाओगे तो आप विंडो के ऊपर अपने ऑपरेशंस लगाओगे। विंडो कहने का मतलब क्या है? रुको जरा इसको कॉपी कर लेते हैं। एंड विंडो कहने का मतलब ये है, ये सारी विंडो, ये जो गूगल क्रोम वाली विंडो खुलती है, इस विंडो के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन लगाने, इसके अंदर कुछ ना कुछ लेआउट बनानी। मान लो जैसे ये एक स्क्वायर का हो गया, ये यहाँ पे कोई रेक्टेंगल हो गया, समथिंग कुछ भी, जिस भी तरीके की लेआउट, मैंने पहले ही सबको डिक्लेयर कर दिया हुआ ये चीज़ें कि एक विंडो की लेआउट कुछ भी हो सकती है। सिर्फ याद रखना, ऊपर हेडर, नीचे फुटर और बीच में 3, 2, 4 करके कोई भी सेक्शन आप बना सकते हो। बस ऊपर हेडर और नीचे फुटर आना चाहिए। नैप किस तरीके से बनाना चाहते हो एंड अदर थिंग्स वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है। इतना सबको समझ में आया? अब इसके सेक्शंस किस तरीके के बनाने हैं? सेक्शन बनाओगे या तो डिव यूज करके या तो फ्रेम यूज करके, जो आपको बेटर ऑप्शन लगे। अब डिव से बेटर एक ऑप्शन हम फ्रेम्स को लेके चलते हैं। फ्रेम एक टैग होता है, फ्रेम के अंदर आपको सोर्स देना होता है। कौन सा सोर्स दे रहे हो? सोर्स के अंदर एक HTML फाइल लिंक होती है। उसके बाद फ्रेम बॉर्डर 0, चाहो तो इसको हटा सकते हो, ये कुछ इनबिल्ट इसके साथ आ जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इसी फ्रेम के अंदर आपने यूज करना होता है फ्रेम टैग। गेटिंग माय पॉइंट? इस फ्रेम के अंदर जो जो भी आपको इसके अंदर लगाने हैं, कितनी कितनी फाइल लगानी है, 4 फाइलें, 8 की ग्रिड बनानी है, 12 की ग्रिड बनानी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। 2 की बनानी है वो भी आप कर सकते हो, इवन इवन 1 और 2 के हिसाब से, 3 और 4 के हिसाब से। मेनली ट्राई करना कि ग्रिड ही बने। ग्रिड मतलब समझते ना सभी, इवन नंबर के हिसाब से इमेज गैलरी की प्लेसमेंट। अब द थिंग इज, मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ बनानी है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका भी पाथ कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये है मेरे पास, ये स्क्रोल बार देख पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। यहाँ पे एक मेरे पास ऑलरेडी पेज खुला हुआ है, जो मैंने लास्ट आपको टेम्पलेट दिया था अबाउट पेज के लिए। यहाँ पे एक एंकर है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे सिर्फ उसी पोर्शन के अंदर मेरा उतना सारा कंटेंट चेंज होता जा रहा है। जैसे क्या होता है, कई वेबसाइट होती हैं, कई वेबसाइट जब आपको पेड मिल जाती हैं या फिर आपकी खुद की वेबसाइट पेड हो जाती है तो आप उसमें एड्स आने शुरू हो जाते हैं। एड्स तो कहीं पे भी आ सकते हैं, या फिर आप क्या करो, उन एड्स के लिए एक प्रॉपर सेक्शन बना के रख दो, उसी सेक्शंस के अंदर सारी एड्स आएंगी। जब मान लो आपका वेबसाइट जो पेड हो गया, अब मान के चलो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप स्टार्टिंग एरा में हो, आपकी कोई वेबसाइट पेड नहीं है, बट आपको खुद के कंटेंट शो करने हैं। मान लो मेरे एक वेबसाइट का टॉपिक है AI के ऊपर। अब नाम से ही क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वेबसाइट बड़ी ही टेक्निकल लेवल की होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे लेवल की होनी चाहिए। अब वो तभी पॉसिबल है अगर आप इसके अंदर कुछ इस तरीके की फंक्शनैलिटी डालोगे। जैसे मान लो मैं वापस जा रही हूँ, पेज रीलोड कर रही हूँ, विजिट टू असाइनमेंट और कुछ ऐसा कंटेंट शो किया आ रहा है। बाकी मेरा सारा कंटेंट स्टैटिक ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। जैसे मान लो अभी तो कंटेंट सिर्फ इतना ही है जितना स्क्रॉल हो रहा है, आपकी वेबसाइट के अंदर नीचे यहाँ पे भी कोई ना कोई कंटेंट होगा, इसके ऊपर भी कोई ना कोई कंटेंट होगा, ये सारा पोर्शन बीच में होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा। या फिर जैसे विकिपीडिया वेबसाइट के अंदर उसने 3 कंटेंट डाले होते हैं। हर वेबसाइट के 3 मेजर कंटेंट होते हैं, 1, 2 और 3, जिनमें से जो सेकंड कंटेंट होता है वो मेजर कंटेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है। क्यों होता है? वो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म के अंदर है। आपको बताया था, अब आपने जो भी वेबसाइट बनानी है वो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि ये वेबसाइट, ये सेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। जब मीडिया केरीज लगाओगे, फोन के अकॉर्डिंग, डिस्प्ले रेशियो के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो वो कंसेप्ट यहाँ पे आएगा।
इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हम फ्रेम्स यूज करते हैं ना, इसको बड़ा सोच समझ के लगाना पड़ता है। ये ऐसा नहीं कि आप कोई 30%, 60%, 40% वैल्यू सेट कर दो हो जाएगा, नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन रेजोल्यूशन, स्क्रीन विड्थ, हाइट, व्यू पोर्ट के हिसाब से क्या क्या रेजोल्यूशन सेट है। इतना सबको समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। मैंने आपको सिर्फ एक फ्रेम बताना है, 3 से 4 फ्रेम आप खुद लगाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? और ये सारी चीज़ें आपने किसी प्रैक्टिकल में वगैरह नहीं करनी, आपने डायरेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर लगाना है। सबके प्रोजेक्ट्स के अंदर फ्रेम्स लगे होने चाहिए, ये बहुत इंसेंशियल पार्ट होता है। इंटरव्यूज में भी फ्रेम्स पूछे जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? इसके अंदर क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले मान लो बॉडी के अंदर, अब ये जो आई फ्रेम टैग है, जो पहले बताया था ना HTML4 के अंदर था, वो हेड और बॉडी के बीच में लगता था, वो एक्चुअली फ्रेम सेट था। हो सकता है कहीं ना कभी आपको ये भी चीज़ पूछ लिया जाए। ये देखो, ये फ्रेम सेट होता था। अभी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज इट्स डेफिनेटली नॉट अलाउड इन HTML5। आप HTML5 कर रहे हो तो फ्रेम सेट को रिप्लेस करने के लिए आई फ्रेम टैग है। ठीक है जी। आई फ्रेम टैग कहता है कि उसके लिए सबसे पहले एक असाइनमेंट लगा दो। असाइनमेंट, ये मेरी HTML वाली फाइल है, सोर्स लगाना ना उसके अंदर, सोर्स तो कुछ भी हो सकता है। फ्रेम बॉर्डर 0 देना है, दो, मत देना तो मत दो। बॉर्डर मतलब वो 0 करेगा, फ्रेम का बॉर्डर 0 देना चाहते हो तो CSS की जो मर्जी प्रॉपर्टी दे सकते हो। उसको एक नाम रखो, उसका एक नाम भी होता है। नाम याद है ना, लिंक करने के लिए यूज होता है। जब हमने ऑप्शन ग्रुप लगाया था तब हमने फोर का यूज करा था। यहाँ पे हम नेम एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। तो नेम एट्रीब्यूट आई होप सबको याद हो, इनपुट के अंदर भी हमने नेम एट्रीब्यूट पढ़ा था, याद है ना? क्या था? चेंज करने के लिए नेम के अकॉर्डिंग उसको कॉल कर सकते हैं। बैकएंड वाला काम था। नेम एट्रीब्यूट बैकएंड के लिए यूज होता है। अभी फिलहाल फ्रेम के लिए तो हम कोई बैकएंड लगा नहीं रहे, इसमें कोई डेटा थोड़ा ना हम ले रहे हैं। इसके अंदर तो हम एक CSS का एलिमेंट डाल रहे हैं। तो ये नेम एट्रीब्यूट बाइंड होगा हमारे एंकर्स के साथ। गेटिंग माई पॉइंट? तो नेम हमने लगा दिया विजिट के अंदर, इसको एक नाम दे दिया, ये विजिट होगा। उसको हाइट दी, विड्थ दी, और फिर एक एंकर टैग यहाँ पे लगा दिया, और इसके अंदर फाइल दे दी index.html की, कि यहाँ से चेंज होके वो जब इस फाइल के ऊपर पहुंचेगा। दोनों बाइंड कैसे करेंगे? टारगेट एट्रीब्यूट के साथ। तो टारगेट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिससे आप एक एलिमेंट के द्वारा किसी दूसरे एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो। लिखा किसके अंदर है? एंकर के अंदर। लेकिन ये एंकर पॉइंट किसको कर रहा है? फ्रेम टैग को। कैसे पॉइंट कर रहा है? जब उसका टारगेट हमने विजिट यूज किया। इतना समझ में आया? सबको ये लॉजिक क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हुआ? अब इसका रिजल्ट हमारे पास क्या मिल रहा है? पेज को जरा रीलोड करते हैं। ये पहले एक पेज आ जाएगा। ये वो एक स्टैटिक पेज होगा जो एकदम शुरुआत में जब भी एक सेकंड, जब भी कोई यूजर तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करेगा उसको ये पेज नजर में आ रहा होगा। लेकिन अगर तुमने कोई अपना अच्छा सा कंटेंट, वीडियो भी हो सकती है, ये नहीं है कि इसके अंदर कुछ और डाल दिया, एक वीडियो भी हो सकती है। अगर तुमने उसके ऊपर कुछ ऐसा लिंक दे दिया, विजिट टू समथिंग, दिस लिंक, विजिट टू ई कॉमर्स वेबसाइट, विजिट टू आर फ्रेम्स और समथिंग, तो जैसे वो उसके अंदर क्लिक करेगा वो उसी पेज के अंदर रहेगा। देखो मेरा पेज नहीं चेंज हो रहा, लेकिन कोई और पेज मैं उसी वेबसाइट के अंदर लेके आ रही हूँ। ये चीज समझ में आ रही है सबको? तो रेदर देन कि आप बहुत सारे पेजेस बनाओ, विच इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ अ वेबसाइट। वेबसाइट किससे बनेगी? वेब पेजेस के साथ बनेगी। लेकिन एक स्मार्ट वर्क कर सकते हो इसको यूज करके, कि मान लो फॉर्म्स बना के रखे हुए हैं, उन फॉर्म्स को आप उसी पेज के अंदर लेके आ सकते हो यूजिंग दिस फ्रेम टैग। इतना सबको समझ में आया? क्लियर हुआ? ये मैंने एक चीज बनाई है, आप 3 से 4 बना के इसकी ग्रिड बना सकते हो। लॉजिक सबको समझ में आ गया? हाइट विड्थ प्रॉपर दे सकते हो। और याद रखना, स्क्रोल बार मैंने क्यों बोला था, इंपॉर्टेंट क्यों है? जितनी इसकी विड्थ होगी देखो वो कटेगी नहीं। स्क्रोल बार आनी बहुत जरूरी है। इसके अंदर ओवरफ्लो नन वगैरह करना मत बैठ जाना, क्योंकि जितनी अगर आपने ओवरफ्लो वगैरह हटा दिया तो विड्थ और हाइट दोनों कट जाएगी। ये नहीं कि सिर्फ हाइट कटेगी, विड्थ भी कटेगी, क्योंकि विड्थ 100% के हिसाब से रेजोल्यूशन श्रिंक हो जाएगा। क्योंकि है तो डिव भी, सारे हमने डिव लगाए होंगे। गेट माई पॉइंट? तो डिव की डिस्प्ले भी चेंज हो सकती है, सो उससे अवेयर रहना। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर ये कि जो भी आप इसके अंदर कंटेंट लगा रहे हो, ट्राई करना कि आप इमेज गैलरी मत लगाना। इमेज गैलरी के लिए आप अलग चीज को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, मैंने लगाया एंकर, और यहाँ पे मैं एक और लिंक दे रही हूँ index.html का, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लिक, सेव किया, टैप किया, रीलोड किया, एंड क्लिक हियर के ऊपर जब मैं विजिट कर रही हूँ तो नेविगेशन क्या होती है, लेफ्ट राइट चेंज होती है। व्हाट इफ कि ये जो क्लिक हियर वाला कोई भी पेज खुलेगा मुझे अपने नए टैब में शो करना है, तो उसके लिए भी हम टारगेट एट्रीब्यूट को ही यूज करेंगे। टारगेट एट्रीब्यूट को यूज करो और यहाँ पे बस ब्लैंक यूज कर दो। ब्लैंक मतलब ब्लैंक रेफर करता है एक नए टैब को। गेट माई पॉइंट? तो आप अपनी वेबसाइट को अच्छा से और बना सकते हो। क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करो तो अब नया टैब खुलेगा। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो सिर्फ इधर उधर नेविगेट नहीं करती रहती, वो नए टैब्स को ओपन करती हैं। गेटिंग माई पॉइंट? इतना सबको समझ में आया? ग्रिड समझ में आ गई? ग्रिड का एक और चैप्टर होगा जो हम थोड़ा ब्रीफ में करेंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर। समझ में आ गया सबको यहाँ तक? कोई डाउट है तो बताओ। एनीवन? दो एंकर टैग अगर उसको बाइंड करोगे तो फिर वो कर सकते हैं, क्योंकि को उसके अंदर नेम नेम फिर दोबारा से लिखना पड़ेगा ना, ये भी है। बट ऐसा करोगे क्यों? ओके, उसको क्लिक करते हैं, हाँ 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 कर सकते हो, ये भी हो सकता है। ट्राई करना इसको। गेट माई पॉइंट? हो गया इतना सबका? समझ में आया? इस पॉइंट तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एनीवन? नो वन? इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। और अपने प्रोजेक्ट के अंदर करना डायरेक्ट, इसको कोई ये नहीं है कि कोई फाइल बना लो उसके अंदर काम करते रहोगे लोग, डायरेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर करना। स्क्रीन हटा दो इसको।